हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्रीवियस वीडियो जो है वो हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जो है वो स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर हमने जो है रेप्लिकेशन टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। दैट इज़ द रेप्लिकेशन मशीनरी, द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, द रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज द रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। इनको हमने जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए बेसिकली। सो हम जो है वो क्या क्या देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन की, दैट इज़ कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से प्रोटीन्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे। फर्दर ऑन कौन कौन से स्टेप्स जैसे कि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन जो देखने को मिलती है, सेपरेटली हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम प्रोकैरियोट्स से स्टार्ट करेंगे, देन लेटर ऑन हम जो है वो यूकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे, देन लेटर ऑन आरएनए के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग देखी जाती है। अगर आप जो है पहले स्टडी करके आए हो तो आपको पता होगा आरएनए प्रोसेसिंग जो है बेसिकली 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है। कौन कौन से हैं वो 3 स्टेप? सबसे पहला जो स्टेप आपका आता है दैट इज़ द कैपिंग। कैपिंग, okay, capping of the 5 prime end of the RNA. Then the second step is the splicing procedure, that is the removing of the non-coding part, that is the intron part. And at last step is the polyadenylation, or simply it is known as the tailing part, that is addition of the poly A tail toward the 3 prime OH group. तो वो जो है पार्ट आपका क्या हो जाएगा, वो टेलिंग वाला पार्ट हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रांसक्रिप्शन के डेफिनेशन से, बेसिक इंट्रो से। So, the copying of useful information from DNA into RNA. Either it will be rRNA, either it will be mRNA or tRNA. So basically डीएनए जो है उसकी कॉपी उस वो जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है। देन लेटर ऑन हमें पता है कि उससे जो है वो आरएनए की फॉर्मेशन होती है। सो दैट स्टेप इज़ नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज़ द यूजफुल इन्फॉर्मेशन की जो है वो कॉपी यहाँ पर होती है। और सारा डीएनए, एक पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखने का वो ये है कि सारा डीएनए जो है वो कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होता, वो कभी भी कंप्लीटली जो है वो आरएनए के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। Overall, only 40% of the genome is transcribed into RNA. Okay, नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो आती है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन की स्टेजेस, कि किस में जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और कौन सी फेज़ जो आपकी सेल साइकिल की होती है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन सबसे कम देखने को मिलता है। G1 phase of the cell cycle has the maximum पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं जीवन फेज जो है, जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो ड्यूरेशन जो है वो भी सेल साइकिल में इसी की होती है। देन द G2 फेज एंड एट लास्ट द एस फेज। एस फेज जहाँ पे आपकी सिंथेसिस जो है वो डीएनए की होनी है, और यहीं पे जो है वो हिस्टोन के जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जैसा कि आप जानते हैं दैट इज़ द इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स जो कि क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए के साथ बाइंड करके जो है वो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन जो है बेसिकली करते हैं। सो दैट विल बी द मेन पार्ट हेयर। और हम ये कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जीवन फेज में ही होता है। अब हमारी बात आती है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि कौन कौन से एंजाइम्स जो है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जो है वो प्रोसेस को करवाने के लिए चाहिए, सेम जो है यहाँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम दैट इज़ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यहाँ जो है वो ज़रूरी होता है। और इसका जो नेचर है दैट इज, ये कैसा होता है आरएनए पॉलीमरेज, इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टाइप। मतलब इसको डीएनए एज अ टेम्पलेट ज़रूरत पड़ेगी तब जाके ये क्या करेगा, ये उसका जो है एमआरएनए का या फिर आरएनए का फॉर्मेशन जो है बेसिकली करता है। यहाँ पर हेलिकेज की, हेलिकेज लोडर की, या फिर किसी और एंजाइम की या प्रोटीन की जो हमने रेप्लिकेशन में डिस्कस किए थे, इसकी ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। ये हमारा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है, वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? बिकॉज RNA polymerase इज सेल्फ सफिशियंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स के अंदर RNA polymerase जो होता है वो अकेले सारा काम नहीं कर पाता। उसका जो प्रोमोटर रीजन होता है, जैसा कि मैं आगे चल के बात करूँगी, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। एज अ रिजल्ट
उनको जो है वो वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करते हैं इन स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हमारी बात चल रही है प्रोकैरियोट्स की। हमने यहाँ देख लिया कि भाई ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या है, किस चीज़ का एडिशन करेगा? आरएनटीपीज का एडिशन करेगा। देन अगर हम पॉलीमराइजेशन की स्पीड की बात करें, ओके, पॉलीमराइजेशन जो है, आरएनए पॉलीमरेज की स्पीड क्या है, ये पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये सारे वीडियो जो है मैंने रेप्लिकेशन जो टॉपिक है उसमें समझा रखा है। आपको अगर ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझना है तो आप रेप्लिकेशन को भी देख कर आइए। वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड जो है इनका एडिशन जो है वो बेसिकली होता है। देन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो कि आपके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में भी प्रेजेंट थी, सेम हेयर यहाँ प्रूफ रीडिंग एबिलिटी जो है वो आरएनए पॉलीमरेज में भी होती है, लेकिन उसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस या 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस ना कह के किसी और नाम से जाना जाता है, दैट इज द पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग और द हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। ये क्या है, क्या किस तरीके से ये होती हैं, उसको हम इलोंगेशन वाले जो स्टेप है हमारी उसमें हम देखेंगे। सिंपली यहाँ सिर्फ हम इनके नाम को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज in case of transcription only one strand of the DNA act as a template जिसको यूज करके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एमआरएनए की सिंथेसिस करेगा, वह एक ही स्ट्रैंड डीएनए का काम में आता है, जबकि रेप्लिकेशन में हमें पता है कि वो बाई डायरेक्शनल होता है और दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो काम में लिए जाते हैं टेम्पलेट के तौर पे। ओनली 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स रिमेन्स हाइब्रिडाइज्ड विद द डीएनए। डीएनए के साथ खाली 6 से 8 जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो ही हाइब्रिडाइज कंडीशन में रहेंगे, जैसा कि आप इस पार्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्या है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की सीटीडी टेल कहा जाता है, सी टर्मिनल डोमेन टेल जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ जो है वो क्या हो रहा है, नीचे वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको यूज में लेके एज अ टेम्पलेट जो है वो क्या है, आरएनए की सिंथेसिस जो है वो चलने वाली है। ये ग्रीन वाला पार्ट दैट इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन आपका आरएनए बन रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल इतने से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दैट इज 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, और रेस्ट जो है वो रिलीज हो जाएंगे, उनका जो है यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सिंथेसिस की डायरेक्शन अगेन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिकॉज OH ग्रुप जो होता है वो 3 प्राइम ग्रुप पे ही प्रेजेंट होता है। एरर रेट की अगर हम बात करें या मिस्टेक, तो कितनी जो गलती है बेसिकली होती है इनसे आरएनए पॉलीमरेज से, दैट इज वाइल एडिंग 10 to the power 4 न्यूक्लियोटाइड्स, उनमें से जो है वो एक एरर आपको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आपके सिलेबस में जनरली क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन आरएनए पॉलीमरेज, देन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। ओके, तो अब देखिए ये जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक पी रीजन। ओके, पी रीजन जो है इसे बेसिकली प्रमोटर रीजन जो है वो कहा जाता है, और ये जो आपका रीजन है दैट इज़ द टर्मिनेटर रीजन, जैसा कि हम रेप्लिकेशन में देखकर आए हैं। पी रीजन कौन सा होता है, ये एक ऐसा रीजन होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर उसे पहचानता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये आरएनए पॉलीमरेज आया है और इसकी जो सीटीटी डोमेन है दैट इज कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जो साइट है वो यहाँ पे लगी हुई है इसके साथ, और ये आके यहाँ पे जो है वो इसको आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, उसे हम स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट कहते हैं, जो कि कोडिंग रीजन जो है वो बेसिकली होता है। और लास्ट हमारा टर्मिनेटर रीजन होता है, जहाँ से काम होने के बाद में, दैट इज आरएनए की फॉर्मेशन होने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, जैसा कि ये हम देख रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज अब यहाँ से लीव आउट कर रहा है। नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेजेस का अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स भी, अब एंजाइम्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स हैं, दैट इज पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक टुगेदर वाया अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेसिकली सीटीडी नाम जो है, दैट इज कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन नाम जो है वो बेसिकली कैसे पड़ा है, अमीनो एसिड्स जो आपके होते हैं उनमें दो जो है वो एंड्स होते हैं, एन टर्मिनल एंड द सी टर्मिनल। तो जब भी इनसे प्रोटीन्स का बनना जो फॉर्मेशन जब भी होती है तो उनकी जो
एक्सियल पोजीशन है या उनकी पोजीशन जो है वो सी टर्मिनल डोमेन की तरफ जो है वो ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट इसका नाम जो है वो सी कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जो है वो प्रेजेंट जो है वो है, या फिर इसे कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की, अनदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर देखने को मिलती हैं, दैट इज़ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखिए, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आया हुआ है। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और आइदर इसे हम ए या बी भी कह सकते हैं। एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है 5 प्राइम, ओके, ये एमआरएनए बन रहा है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट है, और इसने, जैसा कि हमने बात की थी, ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट के तौर पे यूज़ में लिया जाता है। तो ये जो स्ट्रैंड है इसे टेम्पलेट के तौर में यूज़ में लेके और जो है सीक्वेंस बना है। अब जैसा कि हम जानते हैं ए के सामने यू टी आता है, लेकिन ये आरएनए बन रहा है, इसलिए यहाँ क्या आया है, यूरेसिल आया है। ओके, वन थिंग नाउ, अब जिस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड लिया गया है उसे हमने यहाँ क्या कहा, भाई ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये कौन सा है, नॉन टेम्पलेट स्टैंड, इसको एज ए टेम्पलेट यूज़ नहीं लिया गया। नेक्स्ट पार्ट, इसी टेम्पलेट स्टैंड को हम जो है वो एंटी सेंस स्टैंड भी कहते हैं, और या फिर इसे ही हम नॉन कोडिंग स्टैंड कहते हैं। जनरली क्या होता है, बुक्स वगैरह में जो है वो कोडिंग स्टैंड जो है वो इसे कहा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आपके हैं आईआईटी जैम वगैरह के, उसके अंदर जो है वो नॉन कोडिंग स्टैंड आपको क्वेश्चन आएगा, आपको जो है डायग्राम दे दिया जाएगा, देन आइडेंटिफाई द कोडिंग एंड द नॉन कोडिंग स्टैंड। तो जो भी आपका टेम्पलेट स्टैंड जो होगा उसे ही नॉन कोडिंग स्टैंड जो है वो कहा जाता है। अपोजिट नॉन टेम्पलेट जो स्टैंड होगा उसे जो है वो कोडिंग स्टैंड कहा जाएगा, और या फिर उसे जो है वो एक सेंस स्टैंड जो है वो कहा जाएगा। तो ये जो इनके पर्टिकुलर नेम्स हैं वो हमने देख लिए। अब हमारी क्या बात आती है, ओके, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा या फिर कौन सा स्टैंड जो है वो नॉन टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। तो वो बेसिकली डिपेंड होता है जो आपका प्रोमोटर रीजन है, जैसा कि ये मैं हमने यहाँ पे देखा, प्रोमोटर रीजन जो है उसकी जो ओरिएंटेशन है उसके ऊपर ये बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखें, सो आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन किस तरफ है, 5 प्राइम। तो अब क्या होगा, टेम्पलेट जो है वो किसको माना जाएगा, वो ए वाले स्टैंड को जो है वो टेम्पलेट माना जाएगा। और नीचे वाले केस में अगर हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन जो है वो इधर है। ओके, सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, टेम्पलेट स्टैंड किसको माना जाएगा, बी वाले को जो है वो टेम्पलेट स्टैंड जो है वो माना जाएगा। तो टेम्पलेट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, हमेशा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है वो होनी है, अपोजिट होनी चाहिए। और सिंथेसिस दैट इज एमआरएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट इज जो है वो इधर, ये क्या है आपका टेम्पलेट, दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड द एमआरएनए विल फॉर्म इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अपोजिट दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपका क्या होगा, वो आपका टेम्पलेट जो है वो बेसिकली लिया जाएगा, दैट इज द 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड सो दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारी बेसिक ओवरऑल बातें थी। अब हम आरएनए पॉलीमरेज को ओवरऑल जो है वो प्रोकैरियोट्स के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे, दैट इज़ ये कैसा एंजाइम होता है, ये एक होलो एंजाइम होता है। अब होलो एंजाइम की अगर हम बात करें, होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है, तो देखिए, देखो, कोई भी एंजाइम जो है उसके दो पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट होता है द प्रोटीन पार्ट और द फंक्शनल पार्ट, जिसे कि एपो एंजाइम कहा जाता है, और दूसरा पार्ट होता है उसका नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे कोफैक्टर भी कहा जाता है। तो नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है उसके अंदर भी दो केसेस आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक पार्ट, जिसे कि को एंजाइम कहा जाता है, और एक इनऑर्गेनिक पार्ट होता है जिसमें आपका मेटल आयन जो है वो बेसिकली आता है। सो होलो एंजाइम ऐसे एंजाइम होंगे जो हमेशा, जिनमें क्या होगा, एक तो प्रोटीन पार्ट होगा जिसे कि एपो एंजाइम कहा जाएगा, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जिसे कि कोफैक्टर कहा जाएगा। ओके, सो क्या होगा, वन कोर पार्ट एक्ट एज ए प्रोटीन, और सेकंड जो पार्ट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, नॉन प्रोटीन। कुछ ऑर्गेनिक फैक्टर्स जो होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं एंजाइम के साथ में, उन्हें जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहा जाता है। ये एंजाइम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो होलो एंजाइम एज ए बेस, हम आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो होता है, जो
पार्ट आएगा, जो आपका प्रोटीन पार्ट है, उसमें आपका आएगा द कोर आरएनए पॉलीमरेज। ओके, कोर आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की। तो उसमें जो है वो 5 सब यूनिट्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। 2 अल्फा यूनिट्स देखने को मिलेगी, एक बीटा प्राइम और एक ओमेगा यूनिट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है या फिर जो कोफैक्टर वाला पार्ट है, उसे जो है वो सिग्मा फैक्टर कहा जाता है। सिग्मा फैक्टर जो है वो भी वेरियस टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। सिग्मा 70 जो कि सभी जीन्स में कॉमन होता है, सिग्मा 32 हीट शॉक जीन्स के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, सिग्मा 54 एंड सो ऑन। अब अब क्या होता है, हमें यहाँ पे सिग्मा फैक्टर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखना है। सिग्मा फैक्टर बेसिकली क्या करता है, वो प्रोमोटर की पहचानने की जो एफिशिएंसी है, प्रोमोटर रिकग्निशन एफिशिएंसी जो है, उसको ये इंक्रीज करता है और एक एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन हो सके, ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग हो सके, उसके लिए जो है इसका रोल देखने को मिलता है। और वंस इनिशिएशन इज डन, अब इनिशिएशन हो गया, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर जो है बैठ चुका है, तब क्या होगा, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। अब उसकी ज़रूरत जो है वो बेसिकली नहीं है। तो अब ये है हमारा द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जैसे कि अगर हम बात करें, हमें जो है वो यहाँ क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले जो है वो हमारा फोकस रहना चाहिए, दैट इज़ द प्रोमोटर पार्ट। ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, प्रोमोटर प्रेजेंट है, प्रोमोटर को पहचानने के लिए कौन आएंगे, और उनके बाद जो है कौन कौन से जो आपके जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली आती हैं। जैसे कि हमने देखा, प्रोमोटर के ऊपर जो है वो सबसे पहले जो है वो आया है आपका द बीटा, दैट इज़ द बीटा यूनिट। ठीक है, बीटा यूनिट आ चुकी है, दैट इज़ द ब्लू कलर। देन नेक्स्ट हमारी आती है दोनों तरफ जो है आपके इसको होल्ड करने के लिए द अल्फ़ा यूनिट, अल्फ़ा नंबर 1 एंड अल्फ़ा नंबर 2, जो ग्रीन पार्ट है आपका। इनके फंक्शंस क्या है, बीटा जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे मेजर कैटालिटिक सब यूनिट कहा जाता है, जो प्रोमोटर को पहचानने का जो है वो काम करती है, प्रोमोटर के ऊपर आकर ऊपर जो है वो ये बैठती है। और बीटा प्राइम जो है वो कहाँ है, दैट इज़ द बीटा प्राइम, द ब्लैक पार्ट। सो इट होल्ड्स द टेम्पलेट डीएनए। जिस डीएनए को टेम्पलेट बनाया गया है उसको होल्ड करने का काम किसका है, बीटा प्राइम का है। देन हमारे नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट हमारे आते हैं वो आते हैं द अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने देख लिया, बीटा हमने देख लिया, बीटा प्राइम देख लिया, लास्ट हमारा आता है ओमेगा। ओमेगा जो है वो बेसिकली क्या है, इसका फंक्शन जो है वो अननोन है, दैट इज़ द ब्लैक पार्ट। लेकिन फिर भी इसे माना जाता है कि ये सारे जो सब यूनिट्स हैं अल्फ़ा बीटा, ओके, इनको लिंक करके रखता है, बिकॉज ये जो है वो एक लिंकिंग पार्ट की तरह जो है वो एक्ट कर रहा है। सो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज़ ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। और बीटा सब यूनिट जो होती है उसकी एक खास बात और भी है कि एक पार्ट जो इसका है वो हेल्प करता है इनिशिएशन के अंदर, और दूसरा पार्ट जो है वो इलोंगेशन में अपना रोल प्ले करता है। और पता कैसे चलता है कि कौन सा पार्ट इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा इलोंगेशन के लिए, तो उसके लिए सर्टेन जो है वो एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे कि रिफेम्पिसिन जो है वो क्या करती है, इनहिबिट करती है इस वाले पार्ट को। और अगर स्ट्रिप्टोलाइडगिन है तो वो क्या करेगी, वो इलोंगेशन वाले पार्ट को जो है इनहिबिट करेगी। सो इसके बेसिस पर जो है वो क्या होता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो होती है। अब दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये किसके तरह जो है बिहेव करते हैं स्ट्रक्चरली, अगर हम देखें तो एक क्रैब जो होता है उसकी क्लो की तरह, उसके पंजे के जैसे जो शेप जो है बेसिकली देखने को मिलती है। सो या दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज़ टाटा बॉक्स क्या होता है, ओके, कैसे जो है इनिशिएशन की स्टेप्स चलती हैं, सिग्मा फैक्टर जो है वो कैसे आता है, कैसे आरएनए की सिंथेसिस होती है, देन लेटर ऑन जो है वो इलोंगेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे जो है पायरोफॉस्फोर एडिटिंग जो होती है, कैसे हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग जो है वो देखने को मिलती है, एंड एट लास्ट द last part, that is the termination part, that is intrinsic termination और extrinsic termination, जिसे कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहा जाता है, एक्सटेंसिव को रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, दैट्स ऑल द पार्ट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।